नमस्कार। ओपन डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना से होने वाले इम्पैक्ट्स के बारे में। और उस बातचीत को बात करने के लिए हमारे साथ जॉइन किया है ग्रेटर नोएडा से डॉक्टर अवधेश गुप्ता ने, जो हमको राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी बात रखेंगे। दिल्ली से सुबोध नारायण श्रीवास्तव जी ने, जो एनालिटिकल रूप में अपनी बात को रखेंगे। वो अपना एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव रखेंगे। और उसके साथ ही अमेरिका से हमें जॉइन किया है कपिल महेश्वरी जी ने, जो एक फिलोसॉफिकल व्यू देंगे हमें इस सिचुएशन के बारे में। और वही तो हम जाते हैं सबसे पहले कपिल जी के पास आए और कपिल जी से पूछते हैं कि उनको इस कोरोना महामारी के क्या-क्या इम्पैक्ट अमेरिका में और भारत में दिखाई देते हैं। कपिल जी। देखिए, इम्पैक्ट इसके सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट लगता है। आज की डेट में इतना पता नहीं चल रहा है क्योंकि ज्यादा फेब के सेकेंड हाफ से शुरू हुआ था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पता चलेंगे जैसे जैसे अपना जून का एंड होगा, क्वार्टर एंड होगा, इकोनॉमिक फिगर्स अलग अलग कंपनियों की आनी शुरू होंगी। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, दैट इज द वर्स्ट हिट। आपका एयरलाइंस, होटल इंडस्ट्री, किसी का काम नहीं चला इस बीच में। और आगे भी लोग बहुत कॉशन के संग रहेंगे। तो आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में मेरे को नहीं लगता इनके काफी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपका क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, उस पे इम्पैक्ट है। इसेंशियल्स का बहुत अच्छा मार्केट रहेगा, रिटेल का काफी अच्छा मार्केट रहेगा। रिटेल जब मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी नॉर्मल ग्रोसरी वाली रिटेल इंडस्ट्री जो रहती है। और उसके अलावा बाकी आपके पॉलिटिकल इम्पैक्ट और जॉब से रिलेटेड इम्पैक्ट रहेंगे, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज में इतना काम नहीं रहेगा तो जॉब्स पे इम्पैक्ट आएगा। धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन बैक टू व्हाट इट वाज इन जनवरी उसको आते आते कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। डॉक्टर साहब, हम अब आपके पास आना चाहेंगे और आपके क्या व्यूज हैं हम ये जानना चाहेंगे। नमस्कार हिमांशु जी, कपिल जी, सुबोध जी। पहले तो कॉमन ग्राउंड के इस ओपन डायलॉग जो भव्य कार्यक्रम है, इसमें आज जिस विषय पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, उसमें मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना संकट के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये कह सकते हैं लगभग इस सदी का सबसे बड़ा संकट है। और जब इम्पैक्ट की बात करें तो मैं 2-3 विषयों पर मूलभूत रूप से बात करना चाहूंगा। एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है उस पर भी पहले बात कर लें, और जी। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है उस पर भी बात कर लें। केवल जी। नकारात्मक विषयों पर बात करने से कई बार हम घबरा जाते हैं और वो जी हमारे लिए बिल्कुल। एक नया संकट पैदा कर देता है। तो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो अर्थव्यवस्था है वो घातक स्थिति में पहुंच रही है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं। ये जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, इनमें जो जीडीपी का स्तर है वो 3.6% पर पहुंच चुका था। अब जी। इसके बाद जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं नकारात्मक जाएंगे और ये बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। दूसरी बात, अगर जॉब सेक्टर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो लगभग 6.7% था मार्च में, वो बढ़कर 26% हो चुका है। यानी कि वो स्थिति भी बहुत विस्फोटक है। तीसरी बात जो है, भारत के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो लगभग 136 मिलियन जॉब्स जो हैं वो संकट में आ चुकी हैं। कुछ जा चुकी हैं, कुछ जा रही हैं और बाकी चली जाएंगी। ऐसे 3 डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि संकट तो बड़ा है, इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ दूसरी बात समझनी पड़ेगी। एवरी थ्रेट हैज गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हमने 2008 का डिप्रेशन देखा है, हमने इससे पहले Y2K का संकट देखा है, और इससे पहले कई बार कई दशकों में भारत और विश्व के अन्य देश भी कई प्रकार के संकट देखते रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम सकारात्मकता के साथ देखें, हम अर्बन डेवलपमेंट से अपना फोकस रूरल एम्प्लॉयमेंट की तरफ और रूरल डेवलपमेंट की तरफ ले जाए तो इसको हम एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। चाइना जो कि एक अगर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो चाइना का जो इंडस्ट्रियल मार्केट है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हब क्रिएट कर सकता है। तो पॉजिटिविटी भी है, हम अपनी दशा और दिशा सुधार सकते हैं। अपने वातावरण को हमने ठीक इस समय देखा है, ठीक होते हुए देखा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं,
हम अपने जीवन जीने की जो शैली हमने अपनाई थी उसको ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुखदेव जी। अब मैं सुबोध जी की ओर जाऊंगा। सुबोध जी, आपके क्या व्यूज हैं? आप इसको एनालिटिकली कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, और इसके इम्पैक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? ओके, सो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो नोन हिस्ट्री में अनपैरेलल नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। अगर हम महामारियों की बात करें पास्ट में, यस, विगत काल में जब इतनी एडवांसमेंट्स नहीं थी मेडिकल हिस्ट्री में, या उस टाइम पे बड़ी कैजुअलिटीज होती थी। पर आज की तारीख में इवन दो हमने काफ़ी हद तक एडवांसमेंट्स कर ली हैं, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, तो बड़े स्केल पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, हमें सब मालूम है, वो आप लोगों ने बताया अभी। मेरे को जो मेन चीज़ मुझे दिख रही है वो लोग अपना रहन सहन का तरीका, दे विल रिविजिट द वे दे हैव बीन लिविंग देयर लाइव्स। प्रॉब्ली लोग लॉन्ग टर्म में सोचना शुरू कर देंगे। हो सकता है शायद कि जो बड़े शहरों की तरफ भाग रहे थे लोग इससे पहले, जो अभी वापस इंटरमीडिएटली हम सोच रहे हैं कि भाग के वापस अपने शहरों में या गांव में चले गए हैं, हो सकता है वो वापस कभी चेंज ही ना हो सकता है कि सारे लोग वापस ही ना आए दोबारा। तो एक लोगों के पर्सपेक्टिव में, सोचने के तरीके में, रहने सहने के तरीके में फर्क पड़ेगा। निकट भविष्य में जो अभी हमारे देश का हाल, अगर हम अपने भारत की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे कर्व लेट पीक कर रहा है, अभी पीक किया भी नहीं है, बिकॉज लॉकडाउन था तो उस टाइम पे हमने कंट्रोल कर लिया। उस जो समय हमें मिला उस समय को यूज़ करके हम अच्छी तैयारी कर पाए। बट अब कितनी अच्छी तैयारी की है ये हमें मालूम पड़ने वाला है, क्योंकि जब नंबर्स पीक करेंगे हमारे देश में तो हमारी इतनी जनसंख्या है, उसको कंट्रोल कर पाना या उसको एफिशिएंटली मैनेज कर पाना बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सी नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स दुनिया में अगर देखे जाए सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, इंडिया में भी काफ़ी वेंटिलेटर्स हैं, बिकॉज इंडिया में लंग इश्यूज नॉर्मली लोगों के ज़्यादा रहते हैं, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स काफ़ी रहते हैं, तो वेंटिलेटर्स काफ़ी थे इंडिया में ऑलरेडी। आई वोंट गो इनटू नंबर्स, बट देन अगर हम बात करूँ मोटी मोटी तो इंडिया में काफ़ी सारे वेंटिलेटर्स हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पर स्टिल गिवन कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वुड ऑल दोज मेडिकल फैसिलिटीज़ और ये जो हम पिछले 2-3 महीने में लेट ऑनसेट की वजह से कोरोना के इंडिया में जुटा पाए, वो कितने संपूर्ण साबित होंगे ये मालूम पड़ने वाला है हमें कुछ चंद दिनों में, बिकॉज अभी ये बहुत विकराल रूप लेने वाला है जो हमें लगता है। थैंक यू। तो मेरा पहला प्रश्न अवधेश जी से है। अवधेश जी, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस की, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस है, और जॉब की हम बात करते हैं तो जॉब जनरेट होती हैं व्यापार से, तो पहला प्रभाव जो पड़ा है वो व्यापार पर पड़ा है जी। और व्यापारी जो हैं वो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, जो जॉब प्रोवाइडर हैं वो जॉब देने की स्थिति में आज नहीं है। तो जो व्यापार पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव आप किस तरह से देखते हैं, और उसको मिटिगेट करने के, जैसे कि आपने कहा, हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना होगा, उसको देखने के आपके क्या विचार हैं, हम कर सकते हैं और उनको। और दूसरा प्रश्न मेरा जो होगा वो सुबोध जी की बात से जुड़ा हुआ होगा, बट वो मैं कपिल जी के सामने रखूंगा। देखिए, कंज्यूमर एक्टिविटी रिड्यूस हुई है, ये तो बिल्कुल सबके सामने रखा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। व्यापारिक रूप से जो संकट है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अभी मैं क्रिसिल की रेटिंग पढ़ रहा था और क्रिसिल इस बात को कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का ये सबसे बड़ा रिसेशन है जो भारत जिस रिसेशन से जूझ रहा है। हमें केवल एक ही बात पर मुख्य रूप से ध्यान देना है कि ये रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट ना होने पाए। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तमाम अन्य एमएसएमई और अन्य प्रकार के जितने भी प्रयोजन हैं जो उद्योग के माध्यम से, सर्विस सेक्टर के माध्यम से, प्रोडक्शन के माध्यम से भारत में जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, देखिए ये संकट अगले कुछ महीनों के अंदर धीरे धीरे सबसाइड करेगा। अभी अगले 2-3 महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा संकट के हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिवली इसको देखता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 12 महीने का एक साइकिल है, इसमें हम फिर दोबारा से पुनः साइकिल पर लौटेंगे। अब अगले 12 महीने कैसे इसको जीना है, कैसे ठीक करना है, इस बात पर ठीक करना। जैसे अगर जीवन शैली ठीक रखेंगे हम, मैंने अभी इससे पहले जब आपने प्रश्न पूछा था तो मैंने कहा था कि रूरल डेवलपमेंट को लेकर हमें अपनी बात को दोबारा से समझना पड़ेगा, और भारत के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। सबके सब दिल्ली चले जाएं, सबके सब मुंबई चले जाएं, सबके सब
बेंगलोर चले जाएं, ये समाधान नहीं हो सकता, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक भी नहीं था ये। केवल दिल्ली का विकास हो जाए और गांव कस्बे हमारे अविकसित पड़े रह गए तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट था, और पलायन की स्थिति होती थी वो बहुत खतरनाक थी। मैं तो कह रहा हूं कि ये अवसर मिला है हमें, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे छोटे अन्य जो क्लस्टर्स हैं उनमें अपने नए उद्योगों को स्थापित कर सके। और दूसरी बात यह है कि हम अपने वातावरण को ठीक करें। वातावरण मेरा मतलब है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, हम उनको अडॉप्ट करें और धीरे धीरे करके हम इस संकट के साथ जूझ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं कपिल जी के पास जाऊंगा। कपिल जी, अवधेश जी ने एक बात कही, मैं कहीं कुछ हद तक उनसे एग्री भी करता हूं, लेकिन कहीं मेरे मन में कई संशय हैं, जो क्योंकि अगर इस तरह के अवसर होते ही तो शायद ये लेबर बड़े बड़े शहरों में अपने परिवारों को छोड़ के ना आकर रह रहे होते, और इतना आसान ही होता उद्योग स्थापित करना छोटे शहरों में। और छोटे शहरों में जिस तरह के उद्योग होते भी हैं, मैं छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी हैं, जैसे हमारे मुरादाबाद हैं, मेरठ हैं, अलीगढ़ है, वहाँ एक विशेष प्रकार की उद्योग शैली होती है, पर वो ज़्यादातर आप देखेंगे अधिकांशतया वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, उसमें अनऑर्गेनाइज्ड रोजगार होते हैं आपके पास। ऑर्गेनाइज्ड आपको बहुत कम ही आपको वहां पर रोजगार दिखेंगे। तो इस डॉक्टर गुप्ता की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि बड़ा आसान है कहना कि हाँ, हम छोटे शहरों में रोजगार उत्पन्न कर देंगे, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या ये आपको संभव निकट भविष्य में या दूरगामी भविष्य में भी दिखता है? क्या हम वाकई उस दिशा में अग्रसर हैं, या दोबारा से ये श्रमिक वापस इन्हीं बड़े शहरों की ओर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे जब इन्हें वहां पर कोई रोजगार नहीं मिलेगा? देखिए, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा एस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का। तो लॉन्ग टर्म पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को या उद्योगों को शुरू से सोचना पड़ेगा। मतलब ठीक है, जिस जमाने में इंडस्ट्रीज बड़े शहरों में लगी थी उस टाइम संसाधन नहीं थे। आज की डेट में संसाधन है छोटे शहरों में, बिजली की फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, रोड्स अच्छी हैं। तो लेकिन इंडस्ट्री लगाने के लिए आप चाहेंगे कि अभी ये कोरोना की खत्म हो और शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर लगेंगे भी तो कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे छोटे शहरों को स्थापित होने में। और दूसरा ह्यूमन बिहेवियर ये है कि देखिए, अभी कोरोना की स्थिति है, लोग पैनिक में अपने घरों की तरफ भागे हैं। स्थिति बेहतर होगी, इससे हम उबार पाएंगे। तब तक क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर वही है, चकाचौंध दिखती है हर एक आदमी को, तो आदमी उस चकाचौंध की तरफ जाता ही जाता है। तो देखिए, एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं मैं, और उसका समझने का कोशिश करिएगा। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, आदमी शोक मनाता है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल भर। उसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और ये महामारी भी लोग इम्पैक्ट रहे, लेकिन आदमी इनिशियली क्या करेगा, थोड़ा सा कम खर्च करेगा, अपना सीमित संसाधनों में जिएगा। लेकिन 1 साल बाद लोग भूलना शुरू कर देंगे कि कोरोना आया था, और धीरे धीरे वापस उस चकाचौंध की तरफ चलते चले जाएंगे। आदमी ये नहीं देखेगा कि मेरे को दूसरे शहर इसलिए जा रहा हूं कि मेरे यहाँ संसाधनों की कमी है। वो ये देखता है, अरे यार वहां पैसा ज्यादा मिल रहा है मेरे को कमाने के लिए। जी जी। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए छोटी सी बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि ये बात सही है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था, लोगों का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, लोग ज़िंदगी को कीमत ज़्यादा देंगे, प्रकृति को ज़्यादा सम्मान देंगे। पर जैसे ही मैं लॉकडाउन को खुलते हुए देख रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, और वो है पैसा। Everyone is trying to make up for their losses or making more profit out of this situation, out of the tragedy. There are so many people, they are trying to make a profit out of this tragedy in this जी बिल्कुल। मतलब आप ये वो उस तरह से हो गया, आपने एक स्प्रिंग को दबाया, जैसे उस पे से हाथ हटाया वो उछलेगी। तो वही हो रहा है। और मेरे को बहुत दुख हुआ पढ़ के, एक बहुत बड़ी पैथोलॉजी लैब के बारे में पढ़ रहा था मैं, मुंबई थाने क्षेत्र में।
वो नकली रिपोर्ट दे रहे थे कोविड पॉजिटिव की, और उनका हॉस्पिटल के संग टाई अप है। तो आप ऐसी स्थिति में भी गरीब लोगों से कमा रहे हैं, तो मतलब लोगों ने शर्मसार कर दिया मानवता ह्यूमैनिटी को को। शर्मसार करने जैसी बात है। बिल्कुल। जी तो सुबोध जी, मैं आपके पास आऊंगा और इसका एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव हम देंगे कि जो सिचुएशन है बिजनेस के ऊपर आई है, बिजनेस के कारण जॉब्स के ऊपर आई है, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आया है। सारे स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बड़े बड़े मैनेजमेंट संस्थान सभी बंद पड़े हुए हैं। हालांकि स्कूल कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करके, बट मुझे ये लगता नहीं वो इतना ज़्यादा सार्थक है या उतना उसका प्रभाव है। खैर, हर किसी के अपने अपने विचार हैं। तो आप एजुकेशन पे इम्पैक्ट किस तरह से देखते हैं इस कोविड-19 का, और ये कब तक रहेगा, और इसके दूरगामी प्रभाव इन बच्चों के जो इस समय जो एजुकेशन में हैं किसी न किसी श्रृंखला में, उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो बच्चे लोअर स्टैंडर्ड्स में हैं, उनका एजुकेशन में जो भी लॉस हुआ है पिछले 2-3 महीने में, अच्छे अगले टोटल मिला के सिचुएशन में 6-8 महीनों में जो लॉस होगा, वो मेकअप किया जा सकता है। उससे ज़्यादा इतना इम्पैक्ट पड़ेगा भी नहीं, पर ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों को पड़ेगा जो प्रोफेशनल एजुकेशन में है इस समय। पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है दूसरा। अगर जीवन की बात की जाए तो जीवन टेक्स प्रायोरिटी, लाइफ टेक्स प्रायोरिटी ओवर एनीथिंग एल्स। तो हमें अडेप्ट करना होगा। ऑनलाइन तरीके हैं। अब अगर वो शुरू में हमने एडहॉक सिचुएशन मान के पूरे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किए थे, तो अब हमें बहुत सीरियसली वापस उन तरीकों पर जाना पड़ेगा पूरी रेगुलरिटी के साथ, कि हम उन्हें कैसे बेहतर अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल तो मुझे और कोई चारा दिखता नहीं है। अगर हम वापस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बच्चों को भेजने का सोचते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये भी इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। लॉकडाउन भले ही हटा दिया गया हो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, पर ऑब्वियसली हमें सबको मालूम अच्छी तरह से कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है। इन्फेक्शन के चांसेस आने वाले महीनों में और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि मानसून भी आने वाला है और इंडिया में पीक अभी कर रहा है। तो छोटे बच्चों को जो भी मतलब दे हैव लॉस्ट, इट कैन बी रिकवर्ड विद टाइम, मे बी आफ्टर 1 ईयर और 6 months or 1 ईयर। बट जो प्रोफेशनल एजुकेशन में लोग हैं, उनके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा फिलहाल। नहीं, डॉक्टर साहब, एक बात, जब एजुकेशन की बात हमने टच की है तो उसमें एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है आजकल, और ये मैं ऑनलाइन देखता हूँ, बहुत बड़ी बहस आजकल चल रही है कि हायर एजुकेशन में समझ में आता है MBA, MCA, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कोर्सेज, व्हाटएवर, कि वहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। पर मैंने देखा है कि कई जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो नर्सरी, केजी, सेकेंड, थर्ड क्लास की ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। शायद उनका एकमात्र उद्देश्य फीस लेना ही है, कि वो कहीं जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप हमें टाइम से फीस दे दें। तो को लगता है इस प्रकार की शिक्षा क्या सार्थक है कि बच्चा आगे कुछ सीख पाता है, या ये सिर्फ एक बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी सिरदर्द है? और उसके अलावा ये इंक्रीज स्क्रीन टाइम, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप के पैसा खर्च करने के लिए शायद पैसा नहीं है। वो मोबाइल की स्क्रीन से बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। मोबाइल की 5 इंच की स्क्रीन या 5.5 इंच की स्क्रीन पर वो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे क्लासेस लेते हैं। उस पर वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं, उस पर पीपीटी शेयर होती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता पीपीटी या वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ी जा सकते हैं। कुछ लोग उसका तर्क देते हैं कि बच्चे वीडियो गेम भी खेलते हैं, बट वीडियो गेम में पढ़ना नहीं होता है, उसमें कुछ फिगर्स होती हैं, हालांकि वो भी गलत है। उसको सही कौन कहता है वीडियो गेम को खेलने के? पर उसका तर्क देके आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे के लिए वो ठीक है। आपका उसके बारे में क्या विचार है? क्या ये तरीका स्कूलों द्वारा अपनाया गया है तरीका छोटे बच्चों के लिए, और आपको लगता है सही है, या इन्हें कुछ वेट करना चाहिए था और स्थिति के क्लियर होने तक और दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए थे? क्योंकि सरकार ने पहले से ही बोल दिया है कि वो सिलेबस कम कर रहे हैं सारी क्लास के बच्चों के लिए, स्पेशली 10th और 12th के लिए सिलेबस कम कर दिया गया है। देखिए, एज एन एकेडमिशियन अगर मैं इस बात को ऐसे रखूं कि ये बहुत अच्छा मॉडल नहीं है, भारत के परिदृश्य में ये मॉडल पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि इसकी सक्सेस रेट अगर कही जाए तो मैं तो कहूँगा 30% से 40% मात्र होगी। 50 से 60% तो फेलियर मुझे नजर आता है। आप जो कह रहे थे कि हायर एजुकेशन में ज़्यादा सफल है ये,
और ये जो किड्स एजुकेशन में है वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। मैं देख रहा हूँ आज के यूथ को, मैं कई बार क्या लगभग लगातार निरंतरता में मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, कई वेबिनार्स में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। ये इसके आउटकम्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे। मुझसे अगर कोई व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मैं कहूँगा कि हम ये तो नकारात्मकता और ज़्यादा पैदा हो रही है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपने सारे आईसीटी टूल्स को रोक कर बैठ जाएं और पूरी तरीके से हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। अभी चूंकि संकट काल है और संकट काल में ये माना जाता है कि कोई ना कोई समाधान के साथ हमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, ताकि सब कुछ पूरी तरीके से डिप्रेशन में ना चला जाए। तो ये एक माध्यम मात्र है और ये कुछ समय मात्र के लिए है। पहली बात तो ये है। जैसे आज मैं देख रहा था, एक पॉजिटिव न्यूज आई है कि पतंजलि इस बात को क्लेम कर रही है कि उन्होंने कोरोना के लिए दवाई बना ली है और उन्होंने लगभग कुछ हजार लोगों पर इसको टेस्ट किया, पूरी रिसर्च की है, पूरा शोध किया है, 80% मरीज पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के माध्यम से मैं पूरी तरीके से सकारात्मक हूँ। आने वाले समय में ये समाधान निश्चित रूप से हमें मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, infrastructure of India is not well prepared to handle all these ICT based or online based education at all now. Do we have enough broadband facility? Do we have enough internet connectivity? Do we have enough resources and infrastructure equipments and all those things available in the different parts of the country? नहीं, भारत के विभिन्न हिस्सों में ये सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। केवल एक ही बात है जो हम कर सकते हैं इन आईसीटी के माध्यम से, हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से, कि रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जो स्पिरिट है उसको हम जीवित रख सकते हैं। मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अगर आप अनुमति दें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मुझे 2 लाइन याद आती हैं। Woods are lovely, dark and deep, but I have the promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। इस तकनीक के माध्यम से हम निरंतरता में चलते रहे, ये आवश्यक, और ऐसा हम चल रहे हैं। धीरे धीरे करके हम नए मॉडल्स पर काम करेंगे और कुछ नए समाधान लेकर आएंगे। मैं इसी विषय को कपिल जी के पास जाऊंगा, जोड़ना चाहूंगा अगर इजाजत हो। मैं कपिल जी आपको यही विषय लेके मैं इसी प्रश्न में थोड़ा सा कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें कुछ, क्या हम निरंतरता में थोड़ी देर के लिए अवधान नहीं ला सकते? क्या हम उसको रोक नहीं सकते? क्योंकि मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अमेरिका से बेहतर तो कोई देश नहीं होगा। क्यों हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, पर छोटे बच्चे के मानस पटल पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और वो कितना उसको स्वीकार करने के योग्य है और किस स्थिति में है, और उसको लॉन्ग टर्म उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप अमेरिका में किस तरह से इस चीज को लिया जा रहा है? मैं अमेरिका का पक्ष बाद में रखूंगा। डॉक्टर साहब जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर गुप्ता, मैं इनसे एक बात करना चाहूंगा और शायद ये मेरी बात से सहमत हूँ। हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में आज की डेट में, उसे हमें 3 अलग अलग उसमें विभाजित करके उसकी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। 8th ग्रेड तक, 8th क्लास तक जो है वो हमारा होना चाहिए मोल्डिंग ईयर्स, 9, 10, 11, 12 शेपिंग ईयर्स, और उसके बाद जो है वो कैरियर ड्रिवन ईयर्स के रूप में देखे जाने चाहिए। बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए पहले 8 साल ऑफ एजुकेशन जो है उस पे। और उसमें ये है कि आप बर्डन कैसे नहीं कर सकते, वो शायद जो हमारे यहाँ एग्जाम बेस्ड है उस एग्जाम बेस को हटा देना चाहिए उन 8 साल के उसमें, और उसे क्रेडिट पॉइंट बेस कर देना चाहिए, ताकि, और उसमें दूसरा एक चीज है, माँ बाप का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चे से अच्छा कैसे बने। वो प्रेशर वहां से भी स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है, हम अपने बच्चे से क्या चाह रहे हैं। विषय से थोड़ा भटक रहे हैं, तो हम अगर कोविड-19 के इम्पैक्ट पे ही अगर थोड़ा रहें और उसके ही बीच में हो सकता है हम इसके ऊपर एक अलग, क्योंकि ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और हम इस पर एक अलग ही प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं कपिल जी आपसे चाहूंगा कि आप इस बारे में बात करें कि अमेरिका और भारत में, अमेरिका इसको किस तरह से ले रहा है बच्चों की शिक्षा को लेकर, क्योंकि वहां भी स्कूल ओपन नहीं है, तो वहां छोटे बच्चों की शिक्षा किस तरह से मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। अमेरिका में 5 साल तक के बच्चे को आप स्कूल नहीं भेज रहे तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, ना स्कूल को परेशानी है ना माँ बाप को परेशानी है। हिंदुस्तान में बच्चा 18 महीने का होता है, माँ बाप को परेशानी शुरू हो जाती है कि ये स्कूल क्यों नहीं जा रहा। जी जी। दूसरी बात पे आइए,
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारे पर्याप्त मात्रा में हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रॉडबैंड है, लेकिन वो पढ़ाई पे इस्तेमाल ना होके टिकटॉक पे इस्तेमाल होता है, तब हमें बहुत शर्म आती है। ऐसा नहीं है हमारा डेटा उपलब्ध नहीं है, जितना डेटा इंडिया कंज्यूम करता है दुनिया का कोई देश कंज्यूम नहीं कर रहा होगा। नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा, में केवल डेटा ही नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें, उसमें एक कंप्यूटर को अफोर्ड करने की अफोर्डेबिलिटी भी आती है। ठीक है, आपके अफोर्डेबिलिटी सब। भी आती है। हाँ जी। मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। फिर सारी बातें वहीं आके आती है कि अभी एक नहीं महीने तो 2 महीने में अमेरिका कुछ नहीं कैसे होगा। इसको हैंडल कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन से अमेरिका लेके में 8th भी क्लास तक या ऑनलाइन 10th तक। क्लासेस हम्म। अमेरिका में भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन हम्म। उसका दूसरी तरीके से इन्होंने हैंडल किया है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सुबह से लेके शाम तक 5 घंटे 6 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, नहीं। जी। टीचर्स मिलते हैं हफ्ते में एक दिन, बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, समझाते हैं, उसके बाद उनको टाइम दिया जाता है कि आप ये असाइनमेंट्स पूरे करें, और उसके बाद उनका जी। ऑनलाइन आपस में डिस्कशन होते हैं। तो यहाँ डिस्कशन बेस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आज टीचर ने पढ़ाया और आपको एग्जाम दे देंगे कि ये आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, नहीं। वो आपसे पूछते हैं कि भाई उस दिन हमने ये डिस्कस किया था और आपने क्या क्या इस पे, किसी को परेशानी आई नहीं आई। तो 5 घंटे यहाँ पे कोई नहीं पढ़ा रहा है कि लगातार पूरे पूरे हफ्ते में 5 दिन 5-5 घंटे या 6-6 घंटे आप पढ़ा रहे हैं, नहीं। ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है उसमें बच्चे को भी टाइम मिल रहा है समझने का, डिस्कशन करने का, और असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, वो अपनी ईज पे अपने घर पे बैठ के असाइनमेंट कर सकता है। और स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है बच्चे का। देखिए स्क्रीन टाइम तो आप किसी भी पीडियाट्रिक पर्सन से पूछिए, डॉक्टर से, वो आपको ये कहेगा कि 1 से 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम पूरे दिन में नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी बात को आगे लेके एजुकेशन पे इम्पैक्ट बहुत लंबा हमारा टॉपिक चल गया। मैं अपने बच्चे को खुद देखता हूँ कि उनके स्कूल की करीब 4 से 5 घंटे क्लास चलती है, फिर 2 से 3 घंटे का वो होमवर्क देते हैं, जो वो भी कंप्यूटर पे ही करना होता है, असाइनमेंट के रूप में या किसी और रूप में। उनको पीपीटी वगैरह काफ़ी सारी टीचर्स अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं है शिक्षक मेहनत नहीं कर रहे हैं, शिक्षक मुझे लगता है जो नॉर्मल रूटीन से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो शिक्षकों को तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा। पर यहाँ मैं अप्रोच है, मुझे लगता है कहीं न कहीं स्कूल मैनेजमेंट की अप्रोच में कहीं न कहीं गलती है कि वो धन के पीछे भाग रहे हैं, ना कि शिक्षा प्राप्ति उनका उद्देश्य ना होके धन प्राप्ति उनका उद्देश्य है, और वही सब चीज़ों को खराब कर रहा है। तो ठीक है, शिक्षा के ऊपर इम्पैक्ट हमने देख लिया, उसकी वजह से हमें कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स फेस करनी हो रही हैं। मैं इसके बाद साथ एक बड़ा ही ऐसा टॉपिक टच करना चाहूँगा जो नॉर्मली कोई उसके ऊपर बात नहीं करता है, वो है वर्किंग वुमेन। और ये पूरे विश्व में कॉमन इश्यू है, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है काम करने का, एक अप्रोच होती है, या एक वे आउट होता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपके काम करने जाते हैं, बच्चे को वो एक डे केयर में उनको छोड़ना होता है, या बच्चा स्कूल गया हुआ होता है, तो वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम पर अपने जाते हैं, और जब वो लौट कर आते हैं तो बच्चे के स्कूल के टाइम के साथ उनका टाइम मैच कर देता है, या डे केयर के टाइम के साथ उनका टाइम मैच। अब बच्चों को तो आप अपने साथ ऑफिस लेके नहीं जा सकते, ये आर्ग्यूमेंट तो कोई भी नहीं दे सकता कि आप जॉब छोड़ दें या बच्चे को स्कूल ले जाएं। अब इस तरह की और वर्किंग वुमेन का परसेंटेज इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, विदेश में तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70-80% होगा। मैं कह नहीं सकता परसेंटेज, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, तो मैं नंबर नहीं देना चाहूँगा, पर मैं ये जरूर जानता हूँ यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। नियर टू तो 100% ही है। हाँ जी, तो उस दशा में जब स्कूल नहीं खुल रहे हैं, डे केयर नहीं खुल रहे हैं, और ऑफिसेज आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप आइए, ऑफिसेज आपको फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह के जॉब नेचर ऐसी नहीं होती कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल होता है, पर आप हर तरह के कार्य को घर से नहीं प्रतिपादित कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत बड़ी समस्या ये एक फैमिलीज के आगे आई हुई है, जहाँ पे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये भी एक कोविड-19 का इफेक्ट ही देखता हूँ मैं बहुत बड़ा। सुबोध जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं, और इसका क्या सॉल्यूशन? क्योंकि इंडिया में तो ये मैं बहुत बड़ी समस्या मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते नहीं हैं अपने एम्प्लॉइज़ को लेकर।
बाकी देशों की तुलना में? निर्भर करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। वैसे तो इस टाइम पे क्योंकि जिस तरह का नेचर है इस समस्या का, सारी कंपनीज को कॉपरेट करना चाहिए पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस के लिए। वैसे भी बातें चलती आती हैं, आपके लॉज भी हैं उसके रिगार्डिंग। पर जब कुछ आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आपको आपके ऑफिस को आप कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा या मोहलत आपको देनी ही पड़ेगी। बाहर के देशों में भी ऐसे ही हो भी रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ लेबर लॉज काफ़ी अच्छे हैं, वेस्ट में तो और भी अच्छे हैं। एंड उनको पूरी सुविधा दी जाती है, उनको पूरी सहूलियत दी जाती है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की भी सफिशिएंटली केयर कर सकें। ऑब्वियसली जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, despite all the efforts, all the leverages from the companies and flexibilities that you are taking care, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा और वो आपको फिर सोचना है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ किसके साथ करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो बच्चों से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और बच्चों के केस में कॉम्प्रोमाइज़ बनता ही नहीं है। तो यस, वर्किंग वुमेन, जो आपने फर्स्ट टॉपिक छेड़ा था कि वर्किंग वुमेन, क्योंकि वर्किंग वुमेन इंडिया में तो अगर हम बात करें तो काम के साथ साथ उन्हें घर की भी सारी चीज़ें सारे जी। चोर्स बेसिक डेली एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। और इस कोविड के साथ साथ जब आपके पास जो हेल्प होती है डेली रूटीन में, बी इट हेल्प फ्रॉम आउटसाइड जहाँ पर बच्चों को आप डे केयर में डाल सकते हैं या डोमेस्टिक घर में भी डोमेस्टिक हेल्प भी, तो वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो उनके ऊपर डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रेस बढ़ा है। हस्बैंड्स ने कॉपरेट भी किया है कहीं काफ़ी हद तक, कुछ लोगों ने पहली बार कुछ चीज़ें की हैं जो कभी नहीं की थी लाइफ में, कुछ लोगों को वापस पकड़नी पड़ी, वो चीज़ें सीखनी पड़ी दोबारा से। पर एक हद तक फिर भी वो कभी-कभी की एक्टिविटी ही रहती है। रेगुलर में अगर कोई नहीं करते आ रहा है पास में, तो फ्यूचर में भी ये एक्सपेक्ट कर पाना कि रेगुलर में करे वो उतनी हेल्प, ऐसा नहीं हो रहा है, जहाँ तक मुझे मालूम है। बट जी। यस, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अगर फैमिली जैसे बोलते हैं कि दोनों पहिए अगर साथ-साथ काम नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ा पाना मुश्किल ही है, तो हस्बैंड्स को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स फ्रॉम बोथ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स एज़ वेल एज़ फ्रॉम कॉर्पोरेट्स हैव टू बी देयर, ओनली देन वी कैन प्रोबब्ली आगे बढ़ सकते हैं इस समस्या के साथ। बिल्कुल सही आपने बात कही, लेकिन ये समस्या वाक़ई में बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में नॉर्मली कोई बात नहीं करता है और उसको बहुत छोटी समस्या माना जाता है, पर मुझे लगता है वाक़ई में बहुत बड़ी समस्या है। जिसके अर्बन फैमिलीज़ में मोस्टली जो दिल्ली एनसीआर या जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, करेक्ट। न्यूक्लियर फैमिली हैं या बड़े शहरों में रहने वाले परिवार हैं, उनके साथ ये समस्या ज़्यादा है। एक और टॉपिक है कोविड-19 का, जिस चीज़ को काफ़ी इम्पैक्ट किया है और जो काफ़ी अप्रत्याशित भी है, जो हमने सोचा नहीं था कि हमारे इमीडिएट नेबर्स चाइना और पाकिस्तान के साथ हमने इन दिनों देखा है कोविड-19 का एक तरफ समस्या से हमारा देश जूझ रहा है और पूरा विश्व ही जूझ रहा है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं सीमा के ऊपर और इधर चाइना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर काफ़ी गतिविधियां की हैं, कुछ अंदर भी आ गए हैं, बातचीत बैक चैनल्स के थ्रू चल रही है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना ट्रूप्स वहाँ के इकट्ठे कर दिए हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, तो काफ़ी टेंशन बनी हुई है चाइना बॉर्डर के ऊपर भी। तो ये कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, कपिल जी? देखिए, इसमें आपने दो देश कहे हैं, दोनों को मैं अलग अलग लूंगा। पाकिस्तान की मानसिकता जहां तक मैं समझता हूं उनका ये होगा कि हिंदुस्तान अभी जूझ रहा है अपने इंटरनल कोविड से लड़ने के लिए, तो ये सही टाइम है कुछ भी करने के लिए, जो भी वो करना चाहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, जहां तक मैं समझता हूँ। तो उनका ये है कि इनका ध्यान अभी कहीं और है, हम कुछ फायदा उठा लें। दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो वो हिंदुस्तान के ध्यान पे नहीं जा रहे हैं, वो पूरे विश्व के ध्यान की तरफ से जा रहे हैं। पूरे विश्व का ध्यान इस समय चाइना पे केंद्रित है, तो वो अपना वहां से ध्यान हटाने की वजह से मेरे को लगता है वो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम केवल चाइना से नहीं है, हिंदुस्तान से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए वो शायद कहीं नेपाल को भी इंक्लूड किया है उन्होंने। तो बहुत ज्यादा मैं उस पर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि दोनों विषयों। अब सिर्फ देखिए नेपाल को ही नहीं, चाइना चीन चाइना ने को अपने लेके हमने ये
सिर्फ नेपाल को ही नहीं, चीन ने चाइना अपने को रिस्पांस लेकर- में चीन ने कोविड को मास्क करने के लिए या जो भी वजह रही हो, पर हर तरफ मोर्चा खोला है, सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं खोला है। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे तो कि ये मोर ऑफ अ डाइवर्जन है, जैसे कपिल जी ने कहा। पाकिस्तान के साथ ये है कि वो साथ में साथ मौके का फायदा उठाना चाह रहा है, बट देन मुझे कोई सीरियस थ्रेट वेस्टर्न बॉर्डर से तो बिल्कुल भी नहीं लगता, पाकिस्तान वाले बॉर्डर से। ऑब्वियसली ये समय है साल का जब वो सारे इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, तो कैंप्स में इस समय उनकी पूरा मौजूदगी है, काफी सारे टेररिस्ट की जो वेट कर रहे हैं आगे आने के लिए इंडिया में। पर वो एक यूजुअल फिनोमेना है, हर साल इस टाइम पे होता ही है। वो हमारी आर्मी उससे डील करने के लिए देखिए, काफी पाकिस्तान capable है। से संवाद में मैं फॉर्मल प्रोफेसर बड़ा साहब को थ्रेट लाना चाहूंगा। हाँ जी हिमांशु जी, पाकिस्तान से पहले एक बात जोड़ दूं छोटी सी, फिर मैं अवधेश जी को इसमें जोड़ूंगा। अवधेश जी, चीन की एक पुरानी शैली रही है, विस्तारवाद की शैली रही है, और उनकी बड़ी पुरानी अप्रोच रही है कि वो एक्सपेंशन करते हैं और एक्सपेंशन करके वो टेरिटरी क्लेम करते हैं। और ऐसा उन्होंने सिर्फ भारत के साथ नहीं किया है, उन्होंने ये तिब्बत में भी किया, ये हांगकांग में भी किया, उन्होंने ये अभी ताइवान के साथ भी उनका इसी तरह से चल रहा है। और भारत का वो बहुत सारा एरिया अपना कह के बहुत समय से क्लेम, ऐसा नहीं है कि वो आज ही क्लेम कर रहे हैं, वो बहुत समय से क्लेम करते हैं, लेकिन एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक डिफाइंड थी जिसको कभी कोई क्रॉस नहीं करता था। ये इन्होंने अभी किया है कि काफी बड़ी संख्या में, काफी अंदर तक वो आ गए और काफी बड़ी संख्या में वहां पर ट्रूप्स। तो मुझे लगता नहीं है कि ये केवल एक डाइवर्जेंट टैक्टिक है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं कि जहां पूरी दुनिया इसमें जूझ रही है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठा के जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको अचीव कर लिया जाए। तो डाइवर्जन भी है, पर के उसके साथ साथ उनका अपना जो एक गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, के ये अल्टीमेटली उनका एक प्लान है पूरा कि 2020 तक हम यहाँ तक जाएंगे, 2025 तक हमारा इतना होगा, 2030 तक यहाँ होगा, 2050 तक पूरा लद्दाख हमारा होगा। उनका अगर आप रोड मैप देखें, उनका पूरा एक रोड मैप डिफाइंड है, ईयर वाइज शी जिनपिंग ने रोड मैप दिया हुआ है अपने। तो ऐसा नहीं लगता कि ये उसी रोड मैप का एक भाग है? ये क्रेडिबिलिटी और इंटेंशन का क्राइसिस है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आज के समय में कोई पूछे कि दुनिया का सबसे अविश्वसनीय राष्ट्र कौन सा है, तो किसी के मन में सीधा उत्तर आएगा कि चाइना जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा नॉन रिलायबल कंट्री है। ये केवल डाइवर्जन का विषय नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये अलग प्रकार का क्राइसिस है, ये अलग प्रकार। और भारत को और जो और अन्य इस प्रकार के जो पड़ोसी देश हैं जो चाइना के साथ विवाद में है, किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में है, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक तरीके से और सामरिक तरीके से भी दोनों प्रकार से इस संकट से जूझने के लिए प्रयास कर रही है। अब वो संकट, अब देखिए, अभी हमारे सेनाध्यक्ष भी जाते हैं लद्दाख में, हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी इस विषय पर बहुत स्पष्टता के साथ बात करते हैं, और इंटरनली भी हम कह रहे हैं कि हम स्वदेशी को अपनाएं, कुछ इस प्रकार का एक रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी को हम रेस्ट्रिक्ट कर सके, तो अपने आप ही वो सरेंडर हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है। तो धीरे धीरे करके ये संकट इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। और अब डिफेंसिव रहने की आवश्यकता नहीं है, अब केवल डिफेंसिव रहने से काम नहीं चलने वाला। आवश्यकता पड़ने पर कहीं ना कहीं पर हमें आमना सामना करने की अगर आवश्यक, तो देखा जाएगा। ऐसा समय आना नहीं चाहिए, दुर्भाग्य होगा, ऐसा ना हो तो अच्छा है, लेकिन आइसोलेट करने की जरूरत है। चाइना को पूरी तरीके से आइसोलेट करने की जरूरत है, और दुनिया के सभी देशों को, रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज को एक साथ आकर इस पर साथ देना चाहिए, और भारत को इसे इनिशिएट करना चाहिए। मुझे एक बात गड़बड़ लगी है प्रधानमंत्री मोदी जी की, चाइना को लेकर हमने सीधा बार अभी तक नहीं किया है। चाइना को लेकर सीधा बार करने की आवश्यकता है। हम बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी के नाम पर चुप नहीं बैठ सकते, चुप बैठते रहेंगे संकट बढ़ता रहेगा। देखिए, आज की डेट में आप सीधा वार नहीं कर सकते। आपका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका रॉ मटेरियल सारा आप कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? चाइना से। आज की स्थिति में जब हम ऑलरेडी अपने इकोनॉमी से जूझ रहे हैं, आप एकदम सीधा जाके नहीं कर सकते। और ये केवल हिंदुस्तानी, ये दुनिया की हर देश की स्थिति है, क्योंकि सब लोग इतने डिपेंडेंट हैं। हमें अवश्य ही इस विषय पर एक कार्यक्रम करना चाहिए, मैं समझता हूँ, और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बड़ा विषय है, और हमें इस पर बहुत ही विस्तृत बातचीत करनी होगी, और इसके बारे में तभी हम एक सही परिप्रेक्ष्य में बात रख पाएंगे।
अभी हमें सिर्फ चाइना से और पाकिस्तान से बात कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में रखनी है। काफ़ी चाइना और पाकिस्तान रिलेशनशिप बहुत बड़ा इश्यू है और उसको हम काफ़ी विस्तृत में बात करेंगे। अब हमने बहुत सारे देखिए नेगेटिव चाइना इम्पैक्ट की बात का कर ली जो चाइना के साथ जो समस्या है कोविड-19 हमारी, के। अब हम कोविड-19 के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की क्यों ना बात करें। मुझे ऐसा लगता है कोविड-19 ने हमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी दिए हैं। मेरे दिल के करीब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और आप लोग भी अपने-अपने रिमार्क्स उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम अपना बातचीत बंद करेंगे। जैसे कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के साथ-साथ आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो इतना प्रदूषित होता था, पर्यावरण इतना अच्छा हुआ, कोई प्रदूषण नहीं, टेम्परेचर बहुत नीचे आ गया। आपने बारिश देखी, बारिश काफ़ी अच्छी हुई, जबकि बारिश इतनी नहीं होती है उस माह में और टेम्परेचर भी काफ़ी नीचे रहा। तो ये सब एक पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली। लोग घर में रहे, अपने परिवार के साथ रहे, परिवार को एक-दूसरे के साथ जानने का ज़्यादा मौका मिला, एक-दूसरे से बातचीत करने का ज़्यादा मौका मिला। तो वो एक तीसरा एक चीज़ मैंने देखा कि लोगों ने अपनी एक हॉबी पकवान बनाने की, लोगों ने तरह-तरह के पकवान बनाने सीखे। जो लोग कभी भी कुकिंग नहीं करते थे उन्होंने कुकिंग की, तो कुकिंग एक हॉबी बन के निकली और काफ़ी लोगों ने नई-नई डिशेज़ घर पे बनाई जो लोग सामान्यतः घर पे नहीं बनाते हैं। तो ये इस तरह के काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें भी रहीं। तो कोविड-19 हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारी सोसाइटी के लिए, ना केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। पर हम सब उसका डट के सामना कर रहे हैं और आशा करते हैं जल्दी इसकी कोई वैक्सीन आएगी और हम दोबारा अपनी लाइफ को एज़ ए नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे और आशा करता हूँ कि हम इससे मिले सबक को भूलें ना। कुछ सबक उसके याद रखें और उसी को ध्यान में रखें क्योंकि ये आज आई है समस्या, इस प्रकार की समस्या पुनः भी आ सकती है, तो हम इन सबकों को सीखें और कोशिश करें कि अगर आगे इस तरह की समस्या है तो हम उससे जूझने के लिए तैयार रहें। तो उसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ एंड आई होप आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन having all these different views we are able to meet some common grounds. Thank you. धन्यवाद।